हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। स्टूडेंट देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ फिजिक्स पर। हमने जाना कि फिजिक्स क्या है, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज होती है और हम इनका अध्ययन किस तरह से करते हैं और कौन सी क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी पे हमारा 11th क्लास में मैंने बताया कि हमारा पूरा चैप्टर रहता है भौतिक जगत का, तो उसमें कुछ एक दो टर्म्स हैं, उनको हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे बात करें हम वैज्ञानिक यंत्रों की, तो देखिए फिजिक्स ने क्या किया है, बहुत ही टेक्निक्स के द्वारा कुछ यंत्र विकसित किए हैं जो सिंपल से लेकर के काफ़ी हाई लेवल तक के हैं और हमारी देखिए लाइफ को काफ़ी अधिक इजी बनाते हैं। जैसे देखिए एक कंपास का डेवलपमेंट, ठीक है। आज तो क्या है, हमारे पास में गूगल है, गूगल मैप है, हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं। पुराने ज़माने में इतने व्हीकल्स वगैरह, इतने यातायात के साधन भी नहीं थे, लोग समुद्रों के द्वारा ही ज़्यादातर यात्राएं करते थे। तो उनको दिशा के लिए, जैसे ध्रुव तारा हो गया है ना, इस आपने सुना होगा ध्रुव तारा, इसको दिशा के लिए यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे देखिए कंपास आया, ठीक है। पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो कंपास ठहरेगा, है ना। मैंने आपको दिखाया था जब हमने 10th का चैप्टर कवर किया था। तो वो कंपास क्या करता, डायरेक्शन को बताता। तो उससे भी क्या हुआ, लाइफ काफ़ी इजी हो गई। अब जैसे दूर ग्रह हैं, इनका अध्ययन किया तो दूरदर्शी डेवलप हो गई। और भी यंत्र जैसे आप देख सकते हैं, डायनमो हो गया, ठीक है, जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में देखिए हमने एमीटर पढ़ा था, धारा का मापन करता है। वोल्ट मीटर वोल्टा का मापन करता है। ऐसे ही एक आता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, 12th क्लास में आएगा ये हमारे, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है। ऐसे ही देखिए बैरोमीटर जो वायुमंडलीय दाब को मापता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना, इनको कैसे पता लग जाता है तूफान आने वाला है, आज बारिश होने वाली है। तो ये सिस्टम किस पर डेवलपमेंट रहता है, ये वायुमंडलीय दाब, ठीक है। दाब चेंज हो जाता है एक स्थल का दूसरे स्थल के अपेक्षा, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, तेज पवनें चल जाती हैं, दाब बहुत अधिक हो गया तो तूफान आने की संभावना रहती है, बारिश की संभावना रहती है। तो ये बैरोमीटर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को ये नापने का कार्य करता है। ऐसे ही आप और देखिए, सिंपल हमारे घरों में होता है रेफ्रिजरेटर, जो चीज़ों को ठंडा रखता है, ख़राब होने से बचाता है, ठीक है। ठंडे हो जाते हैं तो चीज़ों में थोड़े बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो ये रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हो गया। ऐसे ही आप देखिए ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो एसी जो धारा आती है हमारे घरों में, इसकी वोल्टेज को चेंज करने के लिए कर लिया जाता है। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर हो गया, ठीक है, गाड़ी कैसे गति करती है, उसकी स्पीड क्या रहती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे देखिए वैज्ञानिक यंत्र, इनको थोड़ा ध्यान में रखिए। ये कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी एक दो क्वेश्चन रहता है। और देखिए हमारे 11th 12th में तो इन यंत्रों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो उसमें तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट यंत्र मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ध्यान में रखिए। तो ये हमारे इन्हीं क्लासेस में, और जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी हमारे काम आने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हम कुछ भौतिक वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं। अब कोई भी जो आविष्कार हुआ वो किसी न किसी वैज्ञानिक के थ्रू हुआ, ठीक है। उनको कोई वैज्ञानिक ने ही उसके बारे में आइडिया लगाया, दिमाग लगाया, तो वो चीज़ एक क्रांतिकारी रूप से हमारे सामने आई, ठीक है। जैसे किसी ने बल्ब का आविष्कार किया, पहले हम पत्थर जलाते थे, आग जलाते थे, फिर बल्ब का आविष्कार हुआ और उससे आज देखिए कितने अधिक कलरफुल, जैसे एलईडीज वगैरह है, काफ़ी अधिक लाइट्स के इनोवेशन हो गए हैं। उनका जो मूल रूप से डेवलपमेंट हुआ वो किसी साइंटिस्ट ने किया। तो कुछ यहाँ पर हम मेन साइंटिस्ट और उनकी खोज के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास में देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये तो हम जानते हैं, न्यूटन। ये तो देखिए पहले भी नीचे ही गिरती थी, है ना, लेकिन दिमाग किसने लगाया, सोच तो वहीं से चली ना। न्यूटन जी ने सोचा था कि अच्छा सेब गिरा, ये नीचे ही क्यों गिरा, तो वहाँ से गुरुत्वाकर्षण का नियम चल गया। और उसी से आज देखिए सारी फिजिक्स का कायापलट ही हो गया, है ना, कि हम कोई चीज़ है हमें पृथ्वी से बाहर भेजनी है तो हम कैसे भेजेंगे, ठीक है। प्लायन कर जाए, प्लायन वेग, कोई उपग्रह हमने छोड़ा तो पृथ्वी की कक्षा में कैसे चक्कर लगाएगा, कोई सैटेलाइट हमने तैयार किया तो वो कैसे काम करेगा। तो ये सारा देखिए धीरे धीरे आगे से आगे डेवलप होता चला गया। और भी हम खोज देखते हैं, जैसे रमन प्रभाव, ठीक है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश किस प्रकार से गति करता है, क्या सिस्टम होता है, तो वो सीवी रमन के द्वारा हुआ। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी हम एक गुण पढ़ते हैं हेनरी बैकुरल का। इसमें क्या होता है कि कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, वो हम लेते हैं तो वो कुछ रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। वो रेडिएशन और उनकी प्रॉपर्टी वो क्या हो जाती है, वो रेडियो एक्टिविटी के अंदर आती है।
क्लास 12th के अंदर हमारा एक पूरा चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी पर। तो इसकी खोज किसने की थी, देखिए हेनरी बैकुरेल ने की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे विद्युत चुंबकीय सिद्धांत है, इसमें हम पढ़ते हैं मैक्सवेल की इक्वेशंस वगैरह हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार हो गया, ग्राहम बेल। एक्स किरणें हम देखते हैं, देखिए WC रोंजन, जो हम एक्सरे करवाने जाते हैं वो कुछ किरणें ही होती हैं जो हमारी हड्डियों को पार नहीं करती हैं, और जो मांस वगैरह ये सिस्टम हुआ इनको पार कर जाएंगी। अब मान लो हड्डी में कोई क्रैक है तो वो किरणें क्या हो जाएंगी, आर पार हो जाएंगी, तो पता लग जाएगा कि हाँ हड्डी में यहाँ पर क्रैक हो गया। तो उसके लिए जैसे एक्सरे किरणें हो गई। जड़त्व का सिद्धांत हो गया गैलीलियो। जैसे हम बस में बैठे रहते हैं, बस रुकती है तो अचानक हम आगे की तरफ झुकते हैं, बस चलती है रुकी हुई है तो हम पीछे की तरफ धक्का लगता है हमें, तो ये जड़त्व के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये देखिए वैज्ञानिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए हमारे सिलेबस में है तो हमें तो पढ़ना ही है। और साथ में हमारे कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम होता है तो उसमें यही रहता है आपका 6th से लेकर के 12th तक की साइंस, ये आपका बेसिक रहता है, आप ये कवर करते हैं। तो आप जैसे एग्ज़ाम होता है रीट का, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, तो इनमें ये बेसिक रहता है, तो ये आपको अच्छे से कवर होना बहुत ही अधिक ज़रूरी है। तो ये जो वैज्ञानिक है इनको आप ध्यान में रखिए, इनकी खोज को आप ध्यान में रखिए। कई बार खोज से भी पूछा जा सकता है भी ये खोज किसने की, या आपको कोई वैज्ञानिक दे दे भी इनकी खोज कौन सी है। तो ये सारे वैज्ञानिक काफ़ी अधिक चर्चित हैं और काफ़ी अच्छी इनकी खोज है, जिन्होंने हमारी आज की लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है, बहुत ही ईजी बना दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं प्रकृति में बल के प्रकार पर। तो बल देखिए मूल रूप से 4 माने गए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और नाभिकीय बल। तो फर्स्ट हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए मैंने अभी बताया कि सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, बल क्या होता है, 2 चीज़ों के बीच में लगता है। जैसे मैं किसी चीज़ को खींच रही हूँ या मैं किसी चीज़ को दबा रही हूँ तो मैं वो क्या लगा रही हूँ, मैं वो बल लगा रही हूँ। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हुआ कि जैसे पृथ्वी लगाती है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, समान रूप से सब पे वो बल लगाती है, वो बल क्या कहलाता है, वो बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो इसका पूरा चैप्टर हमारे 11th क्लास के अंदर आता है गुरुत्वाकर्षण बल का। इससे आगे के जैसे हो गया उपग्रह हो गए, उपग्रह कैसे बंधे हुए हैं पृथ्वी के साथ में, ठीक है, कोई चक्कर लगाते हैं तो क्या उसका सिस्टम है, कोई चीज़ हमने रॉकेट भेजा तो कैसे बाहर चला गया। तो ये सारा डिस्कशन इस गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू ही रहता है। नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय बल, हमने आवेशित कण हम जानते हैं, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हमने अब तक 2 पढ़ लिए, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है। आवेशित कण, सिंपल इसको इस चीज़ में लीजिए कि आवेशित कणों के बीच में जो बल लगेगा वो बल क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय बल। क्योंकि हमने पढ़ा था, देखिए विद्युत हो गई, विद्युत गति करेगी तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगी। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र भी रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा। तो ये जो आकर्षण, ठीक है, तो आवेशित कणों के बीच में जो आकर्षण रहेगा वो क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। इसको हम कवर करेंगे 12th क्लास में, ठीक है। 12th क्लास में हमारे विद्युत और चुंबक के काफ़ी चैप्टर हैं, उनके अंदर ये विद्युत चुंबकीय बल कंसीडर हो जाएगा। थर्ड हम लेते हैं दुर्बल बल। ये बल देखिए खोजे गए थे रेडियो एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मैंने बताया कि कोई पदार्थ है वो अगर विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है तो वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। उसमें देखिए हम पढ़ते हैं क्षय, ठीक है, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। ये जब हम 12th क्लास करेंगे तो आपके पूरा चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी पर, तो आपको ये अल्फा बीटा गामा ये सब समझ आ जाएंगे। तो उस क्षय के दौरान जो बल लगता है वो कौन सा आ जाता है, दुर्बल बल, ठीक है, नाम से दुर्बल है तो ये काफ़ी ये वीक फोर्स रहता है। नेक्स्ट 4th आता है हमारे पास में नाभिकीय बल। आवेशित कण होंगे, आवेशित कणों के बीच में, ठीक है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव 2 चार्ज ले लिए। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस वजह से आते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो आते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास में कि किस प्रकार से किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी पर नेगेटिव आ जाता है। तो वो चार्ज तो आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से, लेकिन कोई भी हम आवेशित वस्तु ले लें तो हम उसको किस कैटेगरी में ले गए, विद्युत चुंबकीय बलों की कैटेगरी में। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, तो वो किस में चले जाते हैं, वो हमारे नाभिकीय बल के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चर्चा करते हैं कुछ संरक्षण सिद्धांतों की। देखिए स्टूडेंट, हम ये पढ़ते हैं कि जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, है ना। हमने पढ़ा था ना कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत।
मेन जो हम हमारे 11th-12th में कवर करते हैं वो मुख्यतः ये 4 सिद्धांत कवर करते हैं। देखिए फर्स्ट आता है रेखीय संवेग संरक्षण, सेकंड ऊर्जा संरक्षण, तीसरा कोणीय संवेग संरक्षण और लास्ट आता है आवेश संरक्षण का नियम। देखिए ये सिद्धांत बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और फिजिक्स जो है वो इन सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हर जगह ये सिद्धांत लागू होते हैं। हम कहीं ना कहीं किन्हीं चीज़ों को इन सिद्धांतों के द्वारा डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की। तो ये हमें पता है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे सौर ऊर्जा हुई, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। अब नष्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा को नष्ट कर दिया गया। ऊर्जा क्या होती है? हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। हम जैसे बैठे हैं तो हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा है, हम चलने लगेंगे तो ऐसा नहीं है कि स्थितिज ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। वो स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो गतिज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऊर्जा हमेशा ही क्या रहती है? संरक्षित रहती है। सेकंड बात करते हैं हम आवेश संरक्षण के सिद्धांत की, कि आवेश भी सदैव क्या रहता है? संरक्षित रहता है। जैसे आपने कोई दो वस्तु ली, दोनों पे बराबर आवेश है, आपने किसी माध्यम से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश ट्रांसफर हो गया तो आवेश नष्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई वस्तु जैसे पॉजिटिव हो जाती है यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन नष्ट हो गया। वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वहाँ से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, चला जाता है। इसलिए वो वस्तु क्या हो जाती है? कोई पॉजिटिव हो जाती है और कोई वो नेगेटिव हो जाती है। तो आवेश भी देखिए सदैव संरक्षित रहता है। नेक्स्ट आता है रेखीय संवेग संरक्षण। पहले तो देखिए रेखीय संवेग किसे कहते हैं? देखिए रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणा। तो हमारे पास राशि प्राप्त होती है संवेग। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको जानते हैं, जैसे बल, आपने 9th क्लास में बल पढ़ा है, तो बल बराबर क्या होता है? ma द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमारे पास क्या राशि निकल के आती है? बल। ऐसे ही हम द्रव्यमान और वेग का गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या राशि निकल के आएगी? हमारे पास में आएगा रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। यानी आप इसको इस तरीके से देखिए, जैसे आपने दो चीज़ें ली, एक चीज़ को आपने भारी कर दिया तो उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरी वस्तु उसके सापेक्ष क्या है? हल्की है, तो उसका वेग क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। यानी दोनों का जो मल्टीप्लाई है यानी रेखीय संवेग है वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग देखिए क्या होता है? संवेग इनटू लंबवत दूरी। ठीक है, इसको हम 11th क्लास के अंदर पूरा पढ़ते हैं संवेग और रेखीय संवेग को। तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए। रेखीय वेग में तो क्या होता है? एक रेखा के थ्रू ही गति होती है। कोणीय वेग में किसी एंगल पर गति हो रही होती है। तो वहाँ से जिस पॉइंट पर वो कण है और जिस पॉइंट से वो एंगल बना रहा है वहाँ तक की जो लंबवत दूरी है वो उसका क्या कहलाता है? वो उसका कोणीय संवेग कहलाता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति रहेगी उस समय कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है देखिए, ग्रह जो गति करते हैं तो वो एक कोणीय संवेग को फॉलो करते हैं, उनके अंदर कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे मेन 4 संरक्षण के नियम: ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो इनके हम संरक्षण सिद्धांतों का पालन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है स्टूडेंट, इसी फिजिक्स की कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो हमारे 11th-12th में इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।